हेलो बच्चों, आज हम जो हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, उसके पीछे के अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हमारी अभिक्रिया है लेड ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है कार्बन के साथ। ठीक है, तो बन रहा है लेड और साथ में CO2 गैस। ठीक है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी आ रही है। कमी आती है जहां वहां अपचयन होता है। ठीक है, और कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वहां उपचयन होता है। ठीक है, पदार्थ में जहां ऑक्सीजन की कमी आती है वो होता है अपचयन, और जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वह होता है उपचयन। जिस अभिक्रिया में ये दोनों उपचयन और अपचयन होते हैं उस अभिक्रिया को कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन, सम्मिलित रूप से। ठीक है, ऑप्शन बताना है। ठीक है, असत्य कौन सा है इस अभिक्रिया में। ठीक है, फर्स्ट है ए, सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा अपचयित नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ओनली पीबी अपचयित नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा है बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। नहीं, ये भी असत्य है। कार्बन उपचयित हो रहा है ओनली। ठीक है, ना कि CO2 उपचयित हो रहा है। ठीक है, सी है कार्बन उपचयित हो रहा है। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही है। सी सत्य कथन है कि हाँ, कार्बन का उपचयित हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वहां होता है उपचयन। ठीक है, डी है हमारा, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यानी लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी आ रही है तो वहां हो रहा है लेड ऑक्साइड का अपचयन। ठीक है, तो असत्य कथन बताने हैं। असत्य कथन है ए और बी, यानी फर्स्ट ऑप्शन ए और बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आयरन ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है एल्यूमिनियम के साथ, बना रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। अभिक्रिया का प्रकार बताना है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है एल्यूमिनियम के साथ और बना रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड साथ में आयरन। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील तत्व है आयरन की तुलना में, आयरन कम क्रियाशील तत्व है। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी उसकी जगह ले लेता है, ठीक है, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एल्यूमिनियम विस्थापित कर रहा है आयरन को और आयरन की जगह ले रहा है। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है, उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा डी नंबर। अगला है अपना थर्ड नंबर, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। लोह चूर्ण यानी आयरन पर डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो क्या बनता है, आयरन क्लोराइड, और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। पहले इक्वेशन देखते संतुलित है या नहीं। इधर आयरन एक है, इधर भी आयरन एक है, इधर क्लोरीन एक है, इधर क्लोरीन दो है, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए इधर लगाएंगे दो, इधर भी क्लोरीन दो हो गई। अब हाइड्रोजन देखते हैं, इधर भी अब हाइड्रोजन दो हो गए और इधर भी हाइड्रोजन दो हो गए। ठीक है, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। अब देखते हैं कि लोह चूर्ण और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या बनता है, ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है ए नंबर, हाइड्रोजन गैस एम आयरन क्लोराइड बनता है। बी है क्लोरीन गैस एम आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। हमारी अभिक्रिया में बन रहा है आयरन क्लोराइड एम हाइड्रोजन गैस बन रहा है। अपना ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अगला है अपना फोर्थ नंबर, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, परिभाषा पूछी है। ठीक है, क्या है, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इस परिभाषा में कहा गया है कि कोई भी अभिक्रिया होती है जिसमें
दोनों साइड अभिकारक और उत्पाद, दोनों साइड तत्वों की संख्या समान होती है, उसे हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इक्वेशन कहते हैं। इसको संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। कोई भी अभिक्रिया होती है उसमें द्रव्यमान को न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। अभिकारक और उत्पाद दोनों के तत्व समान होने चाहिए, दोनों साइड। ठीक है, उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला है अपना, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। 5 नंबर में ए है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। यानी नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, या अमोनिया का सूत्र है। ठीक है, अमोनिया बनाता है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर हम 3 लगा देंगे। 3 दूनी 6 हो गया हाइड्रोजन। अब इधर 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर भी 2 लगा देंगे। 3 दूनी 6 हो गया। हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस हो गए। अब देखना नाइट्रोजन इधर भी 2 हो गया और उधर भी 2 हो गया। ये हमारी संतुलित इक्वेशन है। ठीक है, अगला है अपना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S वायु में दहन करने पर सल्फर डाइऑक्साइड साथ में बन रहा है जल। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम हाइड्रोजन, H2 इधर है, H2 इधर है, दोनों बराबर है। ठीक है, सल्फर दोनों साइड बराबर है। ऑक्सीजन चेक करते सबसे पहले। अब ऑक्सीजन इधर 2 है अभिकारक की साइड, और उत्पाद की साइड है ऑक्सीजन 3। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए उत्पाद अभिकारक की साइड हम लगा देंगे 3 ऑक्सीजन, कर देंगे 3 कर दिया, तो कितनी होगी टोटल? 3 दूनी 6 हो गई। 6 हो गई, तो इधर अब 4 की कमी पड़ रही है। उत्पाद की साइड 4 ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर हम 2 लगा देंगे। ठीक है, अब होगी इधर 2 दूनी 4। ठीक है, अब 1 ऑक्सीजन की फिर भी कमी पड़ रही है, तो इधर हम फिर 2 लगा देंगे। ठीक है, अब हम बचे हुए को बैलेंस करेंगे। अब देखते हैं हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, उधर 2 है अभिकारक की साइड, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी हम 2 लगा देंगे। अब सल्फर भी बैलेंस है दोनों साइड। ठीक है, ये हो गई हमारी संतुलित। अगला है अपना C नंबर, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। यानी इसमें उल्टा दे रखा है, बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। तो उत्पाद के रूप में क्या दे रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे। बेरियम इधर 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, इधर क्लोरीन 2 है और इधर 3 है क्लोरीन। तो सबसे पहले हम क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, इधर लगा देंगे 3। कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो गया। अब इधर कितनी है? 3 की कमी पड़ रही है। 3 की कमी पूरी करने के लिए इधर हम लगा देंगे 2। ठीक है, क्लोरीन होगी 3 दूनी 6। अब एल्यूमिनियम भी 2 हो गया। अब अभिकारक की साइड एल्यूमिनियम देखते हैं कितने हैं। एल्यूमिनियम पहले से ही 2 है। ठीक है, अब क्या बचा? सल्फेट देखते हैं। सल्फेट 3 है और इधर भी सल्फेट 3 है। इधर बेरियम अभिकारक की साइड हो गए 3, इधर है 1 है। अब उत्पाद की साइड बेरियम 1 है, तो इसको भी 3 करना पड़ेगा। इधर भी हम 3 लगा देंगे। तो ये हमारी संतुलित इक्वेशन है। यानी दोनों साइड जितने भी तत्व हैं उनकी संख्या देखनी है, उनकी संख्या को बराबर करना है दोनों साइड। यानी कि बैलेंस तब होगी जब सभी तत्व, दोनों साइड तत्वों की संख्या समान होगी। ठीक है, अगला है अपना D नंबर, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। यानी पोटेशियम धातु के अभिक्रिया कर रहा है जल के साथ और क्या दे रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस दे रहा है। ठीक है,
अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन देखते हैं। इधर हाइड्रोजन 2 हैं अभिकारक की साइड, और इधर 3 है। तो अभिकारक में एक हाइड्रोजन की कमी है तो इधर हम 2 लगा देंगे। कितना हो गया? 4। अब उत्पाद की साइड भी एक हाइड्रोजन की कमी पड़ गई, ठीक है, तो इधर भी हम 2 लगा देंगे, ठीक है। इधर ऑक्सीजन 2 हो गई, अभिकारक में ऑक्सीजन 2 हो गई, पोटेशियम 2 है तो पोटेशियम के आगे भी हम 2 लगा देंगे, ठीक है। अगला है अपना 6 नंबर का, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। सबसे पहले हम देखते हैं ए। इस अभिक्रिया में सबसे पहले हम हाइड्रोजन देखेंगे। अभिकारक की साइड हाइड्रोजन 1 और यहाँ पर 2, टोटल हो गई 3, और इधर हाइड्रोजन है 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। यहाँ लगा देंगे 2। कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन ये, 2 ये, टोटल हो गए 4। तो यहाँ भी बैलेंस करेंगे, यहाँ पर भी हम लगा देंगे 2। तो हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम नाइट्रोजन इधर भी 2 हो गए अभिकारक की साइड, और इधर भी 2 हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितनी है? यहाँ हो गया 3 दूनी 6, और 2 इधर 8 हो गया। तो इधर कितना है? 3 दूनी 6 और ये 2 8। ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक है। अब देखते हैं कैल्शियम भी इधर भी 1 है और उत्पाद में भी 1 है। ये हो गई हमारी संतुलित अभिक्रिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर। यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है। सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ लगा देंगे हम 2, ठीक है। अब सोडियम बैलेंस हो गया। अब हम हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन इधर 2 है और यहाँ पर भी 2 हो गया, यानी 4 है। 4 अभिकारक की साइड है तो इधर हम 2 लगा देंगे, इधर भी 4 हो गया, ठीक है। SO4 इधर 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। अगला है हमारा सी नंबर। इधर सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है। इधर क्लोरीन अभिकारक में 1 है, उत्पाद में भी 1 है। सिल्वर 1 है अभिकारक में, उत्पाद में भी 1 है। NO3 भी 1 है और NO3 भी 1। ये पहले से ही बैलेंस है इक्वेशन, ठीक है। एक डी नंबर और है। अब इस अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे। इधर बेरियम 1 है अभिकारक में, उत्पाद में बेरियम 1 है। क्लोरीन 2 है, उत्पाद में क्लोरीन 1 है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम, इधर 2 है, सबसे पहले फिर क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। इधर भी हम 2 लगा देंगे, क्लोरीन 2 हो गई उत्पाद में भी। अब देखते हैं हाइड्रोजन। इधर 2 है, इधर भी अब 2 हो गए हाइड्रोजन, ठीक है। SO4 1 है, SO4 1 है। ये भी हमारी बैलेंस इक्वेशन है। अब 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। इन अभिक्रियाओं के लिए संतुलित अभिक्रिया लिखनी है हमें। ए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो अभिक्रिया कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में जल। अब इस इक्वेशन को देखना है बैलेंस है या नहीं है। कैल्शियम इधर 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर, और ये हो गया 2। मतलब टोटल अभिकारक की ऑक्सीजन कितनी है? 4 है, ठीक है। 4 ऑक्सीजन है, 2 इधर है, 2 इधर है। टोटल 4 हो गई अभिकारक की साइड ऑक्सीजन। इधर हुई 3 और 1 ये 4 ऑक्सीजन, ठीक है। ये अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है, ठीक है। अगला है बी नंबर। जिंक अभिक्रिया कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, बना रहा है जिंक नाइट्रेट और साथ में सिल्वर। अब इसको बैलेंस करेंगे। इधर जिंक 1 है, इधर भी 1 है। Ag 1 है, Ag 1 है। NO3 इधर 1 है, इधर 2 है। तो अब नाइट्रेट को बैलेंस करना पड़ेगा। इधर हम लगा देंगे 2, ठीक है। नाइट्रेट बैलेंस हो गया। अब देखते हैं Ag इधर सिल्वर है, सिल्वर 2 हो गए तो इधर भी 2 होंगे, ठीक है। ये भी हमारी बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब अगला देखते हैं सी। एल्यूमिनियम अभिक्रिया कर रहा है कॉपर क्लोराइड के साथ, बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड साथ में कॉपर। अब इसको देखते हैं बैलेंस है या नहीं है, ठीक है।
एल्यूमिनियम एक है, इधर भी एल्यूमिनियम एक है। अब क्लोरीन देखते हैं, इधर 2 है, इधर 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर 3 लगा देंगे। ठीक है, कितना होगा, 3 दूनी 6 हो गया। तो इधर अब 3 की कमी है, तो इधर हम 2 लगा देंगे, इधर भी बैलेंस होगी क्लोरीन। अब एल्यूमिनियम इधर 2 हो गया, तो इधर भी हम एल्यूमिनियम 2 कर देंगे। कॉपर इधर 3 है अभिकारक में, तो उत्पाद में भी हम 3 कर देंगे कॉपर। ठीक है, ये भी हमारी बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब डी नंबर है हमारा, बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया कर रहा है पोटेशियम सल्फेट के साथ। बेरियम सल्फेट साथ में पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे। इधर बेरियम 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, तो कमी है क्लोरीन की, तो इधर हम 2 लगा देंगे। ठीक है, इधर पोटेशियम 2 है, इधर भी अब पोटेशियम 2 हो गया, SO4 1 है, SO4 1 है। ठीक है, ये भी हमारी बैलेंस इक्वेशन है। 8 नंबर का है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। अब इन अभिक्रियाओं को बैलेंस करने के साथ साथ इनका प्रकार भी बताना है। ठीक है, पहला है अपना पोटेशियम ब्रोमाइड अभिक्रिया कर रहा है बेरियम आयोडाइड के साथ और बना रहा है पोटेशियम आयोडाइड, साथ में बेरियम ब्रोमाइड बना रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस समीकरण को लिखेंगे। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड अभिक्रिया कर रहा है बेरियम आयोडाइड के साथ, बना रहा है पोटेशियम आयोडाइड बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पोटेशियम दोनों साइड बराबर हैं, ब्रोमाइड अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 2 हैं, तो सबसे पहले ब्रोमाइड को बैलेंस करेंगे, इधर हम 2 लगा देंगे। ठीक है, अब ये ब्रोमीन है हमारा, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1 है। ठीक है, आयोडीन इधर 2 है, तो इधर 1 है, इसको बैलेंस करने के लिए इधर हम 2 लगा देंगे। ठीक है, अब दोनों साइड पोटेशियम भी बैलेंस हो गया और आयोडीन भी बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब इसका प्रकार बताना है। ठीक है, इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन हो रहा है, पोटेशियम का हो रहा है आयोडीन के साथ और बेरियम का हो रहा है ब्रोमीन के साथ। यानी कोई भी अभिक्रिया जिसमें 2 बार विस्थापन होता है उस अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। जो इस अभिक्रिया का प्रकार है वो है द्विवीय विस्थापन रिएक्शन है। ठीक है, अगला है अपना जिंक कार्बोनेट से बन रहा है जिंक ऑक्साइड, साथ में CO2। ठीक है, अब इसको बैलेंस देखते हैं। इधर जिंक 1 है, इधर जिंक 1 है, कार्बन इधर 1 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन 3 है, उधर भी 3 है, ये पहले से बैलेंस है। अब इसका प्रकार बताना है। अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि ZnOCO3 यानी एक अभिकारक टूटकर एक या एक से अधिक उत्पाद में बदल रहा है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदलता है उस अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया का प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगला देखते हैं C नंबर, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अभिक्रिया करके बना रहे हैं HCl। बैलेंस करेंगे दोनों को तो इधर 2 लग जाएगा। ठीक है, H2 इधर 2 है, उधर भी 2 हो गए, क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी 2 हो गए। अब इसका टाइप बताना है। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन रिएक्शन। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उस अभिक्रिया को हम संयोजन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, D नंबर है हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है, बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड।
ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करेंगे पहले, इधर इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है। क्लोरीन को बैलेंस करना है, इधर 2 है तो इधर भी हम 2 कर देंगे। हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस हो ही गया। ठीक है, अब इसका प्रकार बताना है। यहाँ मैग्नीशियम रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, यानी मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील तत्व है। अधिक क्रियाशील तत्व है जिससे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, यानी हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसकी जगह ले रहा है, तो उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन रिएक्शन। विस्थापन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है, उस अभिक्रिया को हम विस्थापन रिएक्शन कहते हैं। अगला है अपना 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। इन अभिक्रियाओं का अर्थ बताना है, यानी परिभाषा बतानी है, और साथ में हमें एग्जाम्पल भी देने हैं। सबसे पहले देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसकी परिभाषा क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी ऊष्मा बनती है। ठीक है, बनती है। ठीक है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में तापमान बढ़ता है, यानी इस अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊष्मा हमें मिलती है। ठीक है, और साथ में इस अभिक्रिया में तापमान भी बढ़ता है। एग्जाम्पल में देखते हैं कार्बन का दहन, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और साथ में हमें ऊष्मा भी मिलती है। ठीक है, दूसरी है अपनी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा शोषित होती है, यानी हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। कोई भी अभिक्रिया करवाते हैं तो उस अभिक्रिया को करवाने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, तो उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ आएगा ऊष्मा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो नॉर्मली अभिक्रिया करवाएंगे तो अभिक्रिया नहीं होगी। जब इन दोनों को हम ऊष्मा देंगे, यानी गर्म करेंगे, तो इनकी अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया होने पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, अगला है अपना 10th नंबर। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। यानी जो श्वसन है, जो हम सांस लेते हैं, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, उसके बारे में बताना है। ठीक है, क्या है, शरीर में जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो यह अभिक्रिया ऊर्जा एटीपी, CO2 एवं जल से उत्पन्न होती है। यानी शरीर में जब ग्लूकोज जो हमें भोजन से मिलता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके टूटता है तो वो किस किस में टूटता है, ऊर्जा में, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है। ठीक है, जिससे यह ऊर्जा शरीर की सभी जैविक क्रियाओं में काम आती है। कि क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा खाने से, यानी ग्लूकोज से और ऑक्सीजन से मिलती है। ठीक है, अभिक्रिया क्या होती है, जैसे ग्लूकोज है ये C6H12O6, ये ग्लूकोज है, इसकी अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीजन के साथ। अभिक्रिया होने पर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, यानी श्वसन के दौरान जो अभिक्रिया होती है, तो हमारे शरीर के अंदर CO2 बनती है जो हम शरीर से बाहर छोड़ते हैं। साथ में क्या बनता है, जल और ऊर्जा, यानी एनर्जी बन रही है। ठीक है, किस रूप में, एटीपी की फॉर्म में बन रही है। एटीपी को बोलते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इस रूप में हमें ऊर्जा प्रदान होती है। ठीक है, CO2 जो हम श्वसन के दौरान बनती है उसे बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे इसमें क्या है, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी हमारे शरीर को जो भोजन लेते हैं उससे हमारे शरीर को ऊष्मा मिलती है। ठीक है, यह ऊष्मा शरीर के ताप को बनाए रखने और अंगों की क्रियाशीलता व मांसपेशियों की गतिविधियों में उपयोग होती है। क्या होती है, जैसे बाहर हमारे वातावरण में बहुत बर्फ गिरी होती है। ठीक है, बर्फ गिरी होती है तो क्या होता है, जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है वो हमारा टेम्परेचर शरीर का फिक्स होता है। ठीक है, फिक्स होता है, उसी के
अनुसार ही हमारा शरीर के जो अंग होते हैं उनकी एक्टिविटी चलती रहती है। जो शरीर के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती है उस शरीर के टेम्परेचर के अनुसार ही काम करता है, ना कि जो बाहर का टेम्परेचर है उसके अनुसार हमारा शरीर कार्य करता है। ठीक है, यही है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है अपना, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया दोनों एक दूसरे के विपरीत क्यों होती है और इनके लिए समीकरण भी लिखनी है। ठीक है, पहली अपनी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ लेकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है जल के साथ, क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एक एकल उत्पाद का, एक नए यौगिक का निर्माण कर रही हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला है अपना वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, और वियोजन अभिक्रिया में क्या है कि एक यौगिक टूटकर एक या एक से अधिक सरल पदार्थों में परिवर्तित हो रहा है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, एक एकल उत्पाद के रूप में, सिंगल उत्पाद है। क्या क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2। इसको उष्मा देने पर यह अभिक्रिया हो रही है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा देते हैं तो उष्मा देने से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में विभाजित हो रहा है। ठीक है, यह अभिक्रिया संयोजन और वियोजन अभिक्रिया जो भी है दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, अगला है अपना 12 नंबर, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। वियोजन अभिक्रियाओं की जो भी टाइप है, उष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में है, उनका एक एक समीकरण लिखना है। पहला है अपना उष्मा वियोजन द्वारा। उष्मा द्वारा वियोजन में एग्जाम्पल लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, जो अभी मैंने पहले ऊपर दिया था, कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देते हैं, उष्मा देने पर ये विभाजित हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है, दूसरा है प्रकाश द्वारा वियोजन। प्रकाश द्वारा वियोजन में एग्जाम्पल है हमारा सिल्वर क्लोराइड, जो प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में विभाजित होता है। इसको बैलेंस देखते हैं। इधर Ag एक है, इधर भी एक है, क्लोरीन इधर एक है, इधर दो है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा देंगे और Ag भी 2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रकाश द्वारा वियोजन हो रहा है। अब देखते हैं विद्युत द्वारा वियोजन। विद्युत द्वारा वियोजन में क्या होता है? जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में विभाजित होता है। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे। इधर ऑक्सीजन उत्पाद में 2 है, इधर 1 है, इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा देंगे, इधर 2 लगा देंगे और इधर भी 2 लगा देंगे। ये बैलेंस हो गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में डिफरेंस बताना है और साथ में एक एक समीकरण भी देनी है। सबसे पहले अपनी विस्थापन अभिक्रिया है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी उसकी जगह ले लेता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अभिक्रिया कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ,
अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, ZnSO4, जिंक सल्फेट और साथ में कॉपर। इसमें क्या है, जिंक है वो अधिक क्रियाशील है कॉपर की तुलना में, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेता है और उसकी जगह बैठ जाता है जाके, ठीक है, जिससे बनता है जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है। अगला है अपना द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयन एक दूसरे के साथ, यानी दो यौगिक या दो आयन होते हैं जो एक दूसरे के साथ स्थान अपनी जगह बदलते हैं, उसे कहते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। सोडियम सल्फेट अभिक्रिया कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, ये Cl के साथ हो रही है, तो उत्पाद में क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड और साथ में बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब इसको देखेंगे बैलेंस है या नहीं, इधर सोडियम 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 लगा देंगे, ठीक है, ठीक है, ये हमारी बैलेंस हो गई है। अब देखा है अपना 14 नंबर, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। इसमें क्या है, जो ये बताया गया है वो एक विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, जो इसका प्रकार बताया गया है वो एक विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, जिसका उपयोग चांदी को उसके लवण, जो चांदी का लवण होता है सिल्वर नाइट्रेट, उससे प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, जब कॉपर धातु को सिल्वर नाइट्रेट का विलयन में डुबोया जाता है, कोई कॉपर धातु है, कॉपर धातु को जब AgNO3 के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देता है, यानी कॉपर है जो सिल्वर को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, तो और सिल्वर धातु के रूप में बाहर आ जाती है। तो अभिक्रिया क्या होती है, कॉपर है, कॉपर को AgNO3 के साथ अभिक्रिया करवाई, यानी कॉपर को AgNO3 के विलयन में डुबोया गया, तो क्या हुआ, तो कॉपर Ag को हटा देता है और नाइट्रेट के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, और चांदी, जो चांदी होती है सिल्वर, वो धातु के रूप में हमें मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना 15 नंबर, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। यानी अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में पूछा है और साथ में एग्जाम्पल पूछा है। अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील लवण आपस में क्रिया करते हैं और परिणाम स्वरूप एक अघुलनशील ठोस पदार्थ अवक्षेप बनाता है। यानी दो घुलनशील लवण लेंगे और उनकी रिएक्शन करवाएंगे, यानी अभिक्रिया होगी, तो अभिक्रिया के दौरान क्या होगा कि जो एक अघुलनशील लवण होगा वो ठोस पदार्थ के रूप में, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है, और एक हमें जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, Na2CO3 का जलीय विलयन और CaCl2 का जलीय विलयन अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का जलीय विलयन मिलता है और सोडियम क्लोराइड के रूप में ठोस अवक्षेप के रूप में मिलता है हमें, ठीक है। अवक्षेप के रूप में जो प्राप्त होगा इस एग्जाम्पल में हमें सोडियम क्लोराइड होगा। अगला देखते हैं हम ना 16 नंबर, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। पहला है अपना उपचयन। उपचयन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम उपचयन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, पहला कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है CO2, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर CO2 का निर्माण हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अब हम, कॉपर की अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बनता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, इधर 2 लगा देंगे, कॉपर 2 हो गया तो इधर भी कॉपर को 2 कर देंगे, ठीक है। तो यानी दोनों में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की जहां वृद्धि होती है उसे कहते हैं उपचयन, और साथ में हाइड्रोजन का ह्रास हो, ठीक है, तो उसे उपचयन कहते हैं। दूसरा देखते हैं अपना
बी अपचयन। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन का योग होता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम अपचयन कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं इसमें हम। पहला है हमारा CO2 हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में जल, यानी ऑक्सीजन की कमी आ रही है इधर हाइड्रोजन कार्बन के साथ, कार्बन से ऑक्सीजन की कमी आ रही है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, जल का निर्माण हो रहा है साथ में और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन अभिक्रिया करके बना रहा है कॉपर साथ में जल। जहां ऑक्सीजन की कमी होगी वहां होगा अपचयन और जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वहां होता है उपचयन। कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन की कमी हो रही है यानी अपचयन हो रहा है कॉपर का। ठीक है, और CO2 में क्या है, जो CO2 में भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है यानी कार्बन CO2 का अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ये अपने दो एग्जाम्पल हो गए दोनों के, उपचयन और अपचयन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X का वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। ठीक है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो काले रंग का हो जाता है, यानी वो जो X तत्व होगा वो तांबा होगा। ठीक है, अब यानी कॉपर होगा। कॉपर को जब वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो काले रंग का यौगिक बनता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अभिक्रिया क्या होगी, कॉपर है, कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हुआ। ठीक है, और जो उस काले रंग का यौगिक का नाम पूछा है वो होगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है अपना 18 नंबर। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। ठीक है, तो क्या है, जब लोहे की वस्तु नमी यानी जलवाष्प और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वे आपस में अभिक्रिया करती है। यानी कोई भी जैसे नई लोहे की कील होती है, नई होती है तो वो चमकीली होती है, जैसे ही वातावरण के संपर्क में आएगी, नमी के, ऑक्सीजन के आदि के या कोई एसिड के संपर्क में आएगी तो धीरे 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 वो भूरी रंग की होने लग जाती है, यानी अभिक्रिया करके वातावरण के साथ उस पे जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपस में अभिक्रिया करती है और आयरन ऑक्साइड Fe2O3.XH2 बनता है जिसे हम जंग कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, नमी और ऑक्सीजन से रक्षा कैसे करते हैं, पेंट की परत लोहे की सतह को हवा और नमी के सीधे संपर्क में आने से रोकती है। कोई भी लोहे की वस्तु होती है, लोहे की वस्तु पर हम पेंट कर देते हैं तो पेंट करने के बाद जो वस्तु होती है वो सीधे डायरेक्टली हवा और नमी के संपर्क में नहीं आती है। संपर्क में नहीं आने पर वो वस्तु नष्ट नहीं होती है, यानी सीधे संपर्क में नहीं आने से वो वस्तु खराब नहीं होती है, उस पर यानी जंग नहीं लगता है। ठीक है, आगे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया से सुरक्षा, यानी पेंट एक अवरोध बनाता है, एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है पेंट। ठीक है, जो लोहे को रासायनिक अभिक्रिया से बचाता है। अगला है अपना 19 नंबर का। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों का नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। क्या है, नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस होती है। ठीक है, नाइट्रोजन है वो निष्क्रिय गैस है, यह ऑक्सीजन को विस्थापित करके खाद्य पदार्थ को एक रक्षात्मक वातावरण प्रदान करती है। यानी अपने जो चिप्स कुरकुरे की जो भी थैली आती है उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो थैली में जो पदार्थ होते हैं उसके साथ अभिक्रिया नहीं होती है, यानी निष्क्रिय गैस के रूप में भरी जाती है। ठीक है, इससे खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण रुक जाता है। निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, क्योंकि खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण रुक जाता है, यानी जो भी खाद्य पदार्थ है उसके साथ अभिक्रिया नहीं होती है और वो लंबे समय तक ताजा रहते। जो अपना जितने समय तक हम रखते हैं वो उतने ही समय तक सुरक्षित खाद्य पदार्थ हमारा रहता है। अगर ऑक्सीकरण से क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है तो उससे क्या होता है कि खाद्य पदार्थ की गंध
खराब हो जाती है, स्वाद भी चेंज हो जाता है और पोषण भी घट जाता है। जो पैकेट पैक भोजन होता है, अगर उस पैकेट पैक भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है तो वो सड़ने लगता है, उसका जो टेस्ट होता है वो भी बदल जाता है और साथ में जो पोषण होता है उसका भी स्तर घट जाता है। ठीक है, तो अगला अपना नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, पहला है अपना संक्षारण। संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धात्विक वायुमंडलीय नमी और ऑक्सीजन एसिड या अन्य रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। कोई भी लोहे की वस्तु हो जो वातावरण में नमी, ऑक्सीजन या एसिड आदि के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे वो वस्तु नष्ट होने लग जाती है। जैसे लोहे पर जंग लगता है, चांदी का काला होना, तांबे पर हरी परत का लगना आदि संक्षारण के उदाहरण है। अगला है अपना विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता में क्या है, जब वसा युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खुले वातावरण में रखे जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके दुर्गंध छोड़ने लगते हैं और उनका स्वाद बदल जाता है। इसी परिवर्तन को विकृत गंधिता कहा जाता है। यानी कोई भी खाद्य पदार्थ है वसायुक्त, उसको हम लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं, खुला छोड़ने पर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो उसमें स्मेल आने लग जाती है, उसका स्वाद जो टेस्ट होता है वो भी खराब होने लग जाता है। ठीक है, तो उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। एग्जाम्पल में है नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके चिप्स की थैली में ताकि विकृत गंधिता से बचा जा सके। जो चिप्स की थैली आती है फूली हुई, उसमें लगता है कि चिप्स बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे की जगह उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, उसको में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है उस खाद्य पदार्थ की सुरक्षा के लिए, ताकि वो जो हमारी सामग्री हो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब ना हो और उसे लंबे समय तक हम इस्तेमाल कर सके। ठीक है, अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं आपको PDF भी उपलब्ध करवाऊंगी। ठीक है।